डाउट हो क्वेश्चन में, इस पीडीएफ जो पीडीएफ शेयर की थी व्हाट्सएप पे, क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? अविनाश क्वेश्चन ट्राई किए थे? यस सर, देखा हूँ। किसी में डाउट आया या सारे हो गए? सारा नहीं देखा हूँ, स्टार्टिंग का 8-10 देखा था। अगर डाउट हो तो बता दो, जिसे भी डाउट हो, वरना फिर क्लास एंड कर देते हैं जल्दी जल्दी। ये जो सर डी वाला पार्ट है, इसका जो है पहले कोरिलेशन। वाले में, इसमें? हाँ हाँ। हाँ। तो कोवेरियंस जो है सिग्मा स्क्वायर एच आ रहा है, तो कैसे जस्टिफाई करें कि ये नॉन निगेटिव है? अच्छा, कोवेरियंस इसका क्या आता है? कोवेरियंस विद कोरिलेशन। अच्छा पहले कोवेरियंस देख लेते हैं, वाई कॉमा वाई कैप के बीच का कितना आ रहा है? सिग्मा सिग्मा स्क्वायर एच। स्क्वायर एच आ रहा है मेरा। एच क्या होती है आपके पास? आइडेम्पोटेंट होती यक्स, है। आइडेम्पोटेंट एंड सिमेट्रिक। हाँ, आइडेम्पोटेंट होती है, इसका मतलब कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 1 और 0। हम्म हम्म। हम्म, तो कभी डिटरमिनेंट नेगेटिव बनेगा? अच्छा ठीक है। सर, कुछ एलिमेंट का बात करने वाले थे ना, जो एच आई आई क्लास ले रहे थे। अरे यार वो पढ़ा नहीं है मैंने। मतलब मैं बोल, मतलब ओके। क्यों होता है ये नहीं पढ़ा है, लेकिन आप याद रखना ये एच आई 0 से 1 के बीच में होते हैं बस। ये मेरे को कहीं दिखा था, शायद इसी में दिखा या फिर कहीं किसी क्वेश्चन में आया हुआ है, तो मैं अपना नोट्स में डाल दिया था। फिर मैंने वेरीफाई भी किया था कई सारे एग्जांपल लेके। बट तो कैसे सोच सकते हैं, ये थोड़ा सोचना देखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी रिसर्च पेपर में होगा, ऐसे नहीं किसी बुक में थोड़ी मिलेगा ये चीजें। ये किसी ने कभी सोचा होगा। कितना होगा यहाँ पे? ये होगा बिकॉज सीरियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इसका सर डिटरमिनेंट क्यों निकालेंगे? सिग्मा स्क्वायर कोवेरियंस ऑफ वाई वाई हेट है, हाँ तो उसका वैल्यू वही क्या नाम निकालने के। ये पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? ये अपना या तो पॉजिटिव होगा या डिटरमिनेंट जीरो जीरो होगा होगा। इसका। हम्म तो मतलब कहने बस पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो गया। अब आपको कोई भी मैट्रिक्स है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट दिखाएं तो क्या करते हैं, वाई डैश वाई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वाई। हम्म। हम्म। तो वही ठीक है चीज सर, इसमें देखनी ठीक। पड़ेगी आपको। आगे बढ़ाइए सर स्क्रीन, एक एक क्वेश्चन। हाँ इसमें ये सर जो आप चलो एक साइलेंट एक जे क्वेश्चन प्लस देख वन, लेते हैं। ये हाँ। मल्टीप्लाई में है ना? यस, मल्टीप्लाई में। ठीक। यस सर, डिस्कस कर दीजिए, सही। इसको ही। हम्म देखो इसमें दिस इज योर बाइबल ना,
आई गोस, हाँ ये क्या अपने पास है, y1 इज इक्वल टू म्यू प्लस एप्सिलॉन 1, ठीक है। और जब मैं आई की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा 2, सॉरी 1, देन आई विल गेट, ये देखो इन्होंने खुद ही कंफ्यूज कर रखा है, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, जे है कि आई है, वो सेम ही नोटेशन है ये, सेम है इसको, हाँ। हाँ सेम है, यहाँ पे गलत लिखा है इन्होंने। तो जब मैं आई की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ मिलेगा y2 माइनस म्यू इज इक्वल टू रो y1 माइनस म्यू, बोले तो एप्सिलॉन 1 यहाँ से, ठीक है, और प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन जे प्लस 1 है, तो 1 रखा, हाँ वही 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं y3 रखूंगा माइनस म्यू रो टाइम्स y2 माइनस म्यू, ये वैल्यू, तो ये आएगा रो प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर रूट एप्सिलॉन 2 प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर एप्सिलॉन 3, ठीक है। तो आप क्या मिलेगा, आपको रो स्क्वायर एप्सिलॉन 1 प्लस रो टाइम्स 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर एप्सिलॉन 3। पूछा क्या इसमें, टी हैज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी क्या है, ये है अपने पास, तो टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें चेक करना है, टी इज, और विच इज टी क्या है अपने पास, बाई बार है मान लो इसको, तो 1 अपन वाई अपान एन, और बाई 1 बाई 2 बाई 3 कैसे, देखो हमारे पास मॉडल क्या है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन है, इंडिपेंडेंट है, आईआईडी नॉर्मल 0,1 है, ठीक है। तो जब हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी नॉर्मल होगी, कहने का मतलब ये है कि एप्सिलॉन, देखो यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो y1 भी फॉलो करेगा, ये चीज भी फॉलो करेगी, क्योंकि इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, y3 माइनस ये भी हमारे पास नॉर्मली फॉलो करेगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल, ये भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल, ये भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल, और ये सब, ये आपको देखना पड़ेगा, ये कोवेरियंस बिटवीन इन दोनों के बीच कोवेरियंस 0 आएगी या नहीं आएगी, वो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसको आप ऐसे करेंगे y1 माइनस म्यू, या म्यू उधर भी कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं, तो y3 माइनस म्यू, और ये आएगा, देखते हैं कितना लंबा क्वेश्चन जाएगा, ये शायद लॉन्ग मेथड जाएगा इसमें, तो इट विल बी, यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 0 0, और ये आप इधर लिख दीजिए एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन एन, ठीक है। तो एप्सिलॉन 1 तो ये आ गया, अब मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है मेरे को ये, तो यहाँ पे कितना आएगा, रो आएगा 1 माइनस रो का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ आएगा रो स्क्वायर, फिर सेकेंड एंट्री आएगी बाई 3 लिखा हूँ ना, ये आएगी रो टाइम्स 1 माइनस, थोड़ा सा बड़े जगह करते हैं इसको, ये मुझे नहीं जाएगा, देखो y1 माइनस म्यू, y2 माइनस म्यू, और yn माइनस म्यू, that one will be equal to 1 0 रो 1 माइनस रो स्क्वायर, यहाँ आएगा रो स्क्वायर, थर्ड वाला टर्म रो स्क्वायर प्लस रो टाइम्स 1 माइनस रो स्क्वायर, रो टाइम्स 1 माइनस रो स्क्वायर, सेकेंड टर्म की थर्ड लास्ट आएगी, ये आएगी 1 माइनस रो स्क्वायर, बाकी ये भी जीरो, ये भी जीरो आपकी है,
बाकी अगले बार में क्या आएगा, ये रूट क्यूब आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्स है जो कि नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, एनपी म्यू कामा सिग्मा को, तो ए एक्स विल आल्सो फॉलो नॉर्मल विद ए म्यू एंड ए सिग्मा ए डैश। और ए क्या है अपने पास, कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये आपकी ए रही। तो वाई आई माइन मतलब ये जो वेक्टर आएगा वाई आई माइनस म्यू का वेक्टर आएगा, इट विल फॉलो नॉर्मल। जो भी अपने आप देख लेना, मीन क्या होगा, कुछ ना कुछ वेरिएंस होगा। ठीक है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर हमारे पास कोई वाई नॉर्मल पी को फॉलो कर रहा है, तो उसका ए डैश वाई विल आल्सो फॉलो नॉर्मल ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आप अगर ए की जगह वन वन ले लो आप, तो ये इसका सम आएगा। तो वहीं से हमारा ये ट्री हो जाएगा कि पी विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एक्सप्रेशन क्लियर हुआ? या कुछ और बताऊं, फिर से बताऊं इसे? अरे भाई कुछ तो जवाब दो, हाँ ना, कुछ रिएक्शन सेंड कर दो। सर स्क्रीन दिखाइए ना सर एक बार। लो देखो। सर नीचे। ये तो इजी पार्ट था, इसमें तो कुछ किया ही नहीं मैंने। हाँ, दो तीन थ्योरम लगा दिए बस नॉर्मल। देखो, अगर एग्जाम में आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो सीधे एन की वैल्यू 3 ले लेना। ठीक है। सर एन की वैल्यू क्या लेना? 3 ले लेना। इस टाइप में हम जब कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें नंबर चाहिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप अगर एन की वैल्यू 3 ले, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इज ग्रेटर देन 2 है, तो एन की वैल्यू 3 ले सकते हो। अगर 3 पे सब कुछ ट्रू है तो सब कुछ ट्रू हो जाएगा, बाकी सभी के लिए भी एन के एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा। होगा राइट नहीं? सर। हाँ हम्म? सर हाँ। हाँ, तो वो बेस्ट अप्रोच रहेगी। अगर अगर ऐसे कर रहे हो तो ये तो कोई एग्जाम में थोड़ी कर रहे हो, वो वाला एग्जाम क्या वो सब्जेक्टिव, तब आपको एन लेके करना पड़ेगा। बट यू आर गोइंग फॉर ऑब्जेक्टिव, देन यू कैन चूज एन इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ कैन पे। और हाँ, इवन 2 भी ले सकते हो, इक्वलिटी लगाइए इसमें, सबसे अच्छा तरीका यही है, और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। सर एक पूछना था। हम्म। आपने जो कहा कि कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब जैसे कि ये वाली जो थ्योरम आपने लगाई, ए एक्स फॉलोज नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ म्यू एन, वो हम्म। सिग्मा वाला। तो हम्म। यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि एक्स को, मतलब जो थ्योरम वाला एक्स है उसको हम्म। आपने कंपेयर किया विथ जो हमारे क्वेश्चन में, वो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? ए तो ये 100 रो वाला मैट्रिक्स जॉइन रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? हाँ। तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग वो एप्सिलॉन वाले टर्म्स, या ये वाई यस यस। वाई एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यस। वाला टर्म है ना? ओके ओके। देखिए, मैंने क्या किया कि अगर एक्स हमारा फॉलो करता है नॉर्मल, ये यहाँ पे पी रहता है म्यू कामा सिग्मा को, ये आपने पढ़ा होगा, देन वाई इज इक्वल टू ए एक्स विल फॉलो नॉर्मल पी ए म्यू कामा ए सिग्मा ए डैश। पढ़ा है आपने, रिजल्ट 1। हाँ हाँ। ठीक है। और दूसरा रिजल्ट मैंने यहाँ पे एक यूज किया था कि
अगर हमारे पास x इज फॉलोइंग नॉर्मल p म्यू कमा सिग्मा, देन वही एक ही जगह को मैं ये वेक्टर ले लेता हूँ, तो a डैश x विल फॉलो नॉर्मल p a डैश म्यू कमा a सिग्मा a डैश, ठीक है, वेयर इज ए वेक्टर। ये दो रिजल्ट मैंने यूज किए हैं, बस और कुछ नहीं किया है। देखो, लेट n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास y1 आ जाएगा म्यू प्लस एप्सिलॉन 1 और y2 इज इक्वल टू म्यू प्लस रो टाइम्स y1 माइनस म्यू सिग्मा 1 और 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 2। तो ये मैट्रिक्स सबसे छोटी मैट्रिक्स ही बन पाएगी, इससे छोटी नहीं बना सकता मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो भाई साहब ये देखिए आपके, ये तो म्यू म्यू हो गया प्लस 1 0 रो 1 माइनस रो स्क्वायर। सर हाँ आपने वो जो y2 की इक्वेशन लिखी है हाँ, उसमें वो लास्ट में एप्सिलॉन 2 कहाँ से आया सर? ये लिखा है एप्सिलॉन j प्लस 1। अच्छा वो j+1 है, ओके। हाँ यहाँ पे है एप्सिलॉन पर टाइम्स नहीं है j प्लस क्लियरली इसमें। 1। अच्छा ठीक है, तो अब वही चीज है, ये जो मैंने लगाया यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे C0 मान लिया, चलो वहां पे वो भी थ्योरम लिख देते हैं। क्या है R3, अगर ये आप ये लिखोगे ना कि x इज फॉलोइंग NP म्यू कामा सिग्मा, देन y इज इक्वल टू ax प्लस समथिंग कांस्टेंट, इसका ऑर्डर कितना होगा p क्रॉस 1, तो ये भी होगा, हो जाएगा p क्रॉस 1, तो ये p मान लो मैट्रिक्स नहीं है, कोई वेक्टर है, ठीक है। इट विल फॉलो नॉर्मल, इसका मीन लिखो a म्यू प्लस b, और वेरिएंस सेम रहेगा क्योंकि b इज अ वेक्टर विच इज अ कांस्टेंट, तो वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। तो यही चीज है, यही चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा। देखो सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हमारे क्या है, देखिए एप्सिलॉन 1 इज फॉलोइंग IID नॉर्मल 0 कमा sigma square, and epsilon 2 is also following normal 0 comma sigma square। देखो अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, जो कि यहाँ पे IID यहाँ नहीं, यहाँ एप्सिलॉन आई होना चाहिए ताकि सभी के लिए हो जाएगा फिर। तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 फॉलोइंग IID नॉर्मल 0 कमा सिग्मा स्क्वायर। हम मैं यहाँ पे कंसिडर कर केवल एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास x1 मतलब एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी नॉर्मल को फॉलो करेगा। ऐसा होता है ना कि अगर हमारे पास x1 और x2 आर इंडिपेंडेंट आई इन दी फॉलोइंग नॉर्मल, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन विल फॉलो नॉर्मल। और जब लीनियर कॉम्बिनेशन फॉलो कर जाएगा नॉर्मल, जैसे l डैश x फॉलोज नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा, ये अपना वेरिएंस और वो देख लेना, इफ एंड ओनली इफ x विल फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ये इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंपोनेंट ऑफ x के लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको नॉर्मल फॉलो कर जाएगा, यूनिवेरिएट नॉर्मल। और जब अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से फॉलो कर रहा है तो ये चीज फॉलो कर जाएगी। इसको हम CLT से हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 इंडिपेंडेंट थे, तो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब उनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल फॉलो कर जाएगा। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का नॉर्मल 2, और आपका मीन जो भी आपका मिलेगा, और ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये ज्वाइंट फॉलो कर गया, अब मैंने ये यूज कर रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी कि x इज फॉलोइंग ज्वाइंट नॉर्मल, देन a ऑफ टाइम्स x विल फॉलो दिस वन, वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ से मैंने ये कह दिया कि y1 और y2 हमारे नॉर्मल को फॉलो करेगा, और जब फिर उसके बाद में मैं ये यूज कर रहा हूँ, अगर ज्वाइंट नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो एल डैश लगाने के बाद में एल की जगह आप ले लो 1 1 1 1 1, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू yn विल फॉलो नॉर्मल। और जब नॉर्मल फॉलो करे कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो भी नॉर्मल को फॉलो करेगा, तो यहाँ से t विल फॉलो योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा टी क्या हो जाएगा, समीशन y1 प्लस y2 बाई 2। और व्हेन यू विल फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, यू विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 कितनी है, देखो यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाओगे y1 पे तो आपको म्यू मिलेगी और एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन विल बी 0, तो यहाँ से आएगी म्यू और नेक्स्ट टाइम फिर म्यू बाई 2, तो म्यू आ गई, तो एक्सपेक्टेशन भी सही हो गई। अब वेरिएंस आपको देखना पड़ेगा इसका कितना आएगा, तो वेरिएंस कैसे निकालोगे, कहाँ गया, हाँ ये है, तो यहाँ से ये इसका है। अब कितना आएगा वेरिएंस, ए सिग्मा ए डैश, देखो ए सिग्मा ए डैश होगा वेरिएंस, तो ए कितना है हमारे पास, दिस इज योर ए 10 रो 1 माइनस रो स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, फिर इसको डैश फिर मल्टीप्लाई कर दो, 1 रो 1 माइनस रो स्क्वायर स्क्वायर रूट में है ये, तो फाइनली विल गेट 1 टाइम्स ये 1 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई रो से तो प्लस रो आ गया 1, जगह में करता हूँ इसको 10 रो स्क्वायर रूट में 1 माइनस रो, और फिर इसका डैश क्या आएगा 1 रो 0 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 1, ठीक है, और सेकेंड टर्म क्या आएगी रो, इसी वाली टर्म क्या आएगी रो, और 1 माइनस रो स्क्वायर, ठीक है। तो जब वेरिएंस की बात करूंगा तो इसके ये वाला क्या वेरिएंस ऑफ टी बोला था ना इसने, हाँ, तो वेरिएंस ऑफ टी कितना हो जाएगा, इसका और इसका सम कर दो 2 माइनस रो स्क्वायर, सर कोवेरियंस भी तो आएगा, कोवेरिएंस क्यों कह वेरियंस दिया, ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ हाँ वाई वन प्लस हाँ वाई सॉरी टू। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे टी क्या था अपने पास y1 प्लस y2 अपान में 2 है, और ये आया है y1 बाई 2 का वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, समझ रहे हो, ये आई है, ये मैट्रिक्स कितनी किसकी है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ y1 y2 की। अब आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए वेरिएंस ऑफ टी, यहाँ से आएगा आपका 4 बाहर, तो वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2 प्लस कोवेरिएंस बिटवीन देम, सो 2 माइनस रो स्क्वायर प्लस 2 रो, 2 रो ना, सर ये जो A22 वाला टर्म है, हाँ सर ए ये टू रो टू वाला स्क्वायर प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर, तो वहाँ हम्म पे 1 होना चाहिए ना, कहाँ पे, यहाँ पे, ये जो 1 माइनस रो स्क्वायर लिखा है हाँ A22, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये प्लस रो स्क्वायर भी आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, हाँ तो ये जी, तो इजी हो गया, तो 1 प्लस 2 रो ये हो गया, और क्या होएगा अपान में 4, खत्म, तो 1 प्लस रो बाई 2 आएगा आंसर। अब देखो उसने क्या बोला है डेल्टा स्क्वायर, तो कायदे में क्या होना चाहिए, डेल्टा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 2, क्या ट्रू हो रहा है, देखो वेरिएंस ऑफ टी सिग्मा, अरे सर यार क्या, सिग्मा स्क्वायर ये 1 था, सिग्मा स्क्वायर मैंने 1 मान लिया वहां पे, सिग्मा स्क्वायर को नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 डाल दो, आंसर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, तो डेल्टा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1/2, मतलब वेरिएंस ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए, हाँ होगा 1/2 प्लस रो बाई 2, बट एक क्वेश्चन ये भी है कि रो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जरूरी थोड़ी पॉजिटिव हो, हाँ पॉजिटिव है तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, ये बंदा ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक है। आया समझ में, यस सर, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए इसके हाँ बताओ कौन सा, क्वेश्चन। ये यस सर, ये वाला प्रेडिक्टिंग हो गया, वाला। ये तो इजी था ना, ये तो इजी था, ये तो वही है जैम टाइप क्वेश्चन था, अच्छा मैं तो जगह बनाता हूँ,
जैसे कम बढ़ जाती है राइटिंग खराब जाती है। पहली जगह बनानी चाहिए थी इसमें। Consider simple linear regression model y is equal to x b। अब शायद विजुअलिटी ज्यादा होगी रेड पेन यूज करने से। एंड y नॉट कैप be the least square predictor of y at x naught। तो y नॉट कैप इज इक्वल टू x नॉट। सो सिंपल है ना, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन हम वैसे भी लिख सकते हो आप, बट खैर बाद में देखते हैं इसको। इसने किस तरीके से बना रखा होगा, लेकिन यार चलो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है, ये आपका बीटा आ गया, ये हो गया। फिर बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन, और हमारी ये ऑब्जर्वेशन थी है, एक्स बार को इसने डिफाइन किया हुआ है आई गोज 1 to n तक। उसके बाद में क्या बोल रहा है, हाँ, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रिडिक्टर बाई कैप। स्टैंडर्ड एरर बोले तो वेरिएंस निकालो, इसका कितना आएगा वेरिएंस बाई नॉट कैप का। y इज इक्वल टू एक्स बीटा का वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एस डैश एस इन, नहीं y कैप क्या होता है अपने पास, एक्स बीटा कैप। वेरिएंस कितना आएगा इसका, देखो y कैप इज इक्वल टू एक्स बीटा कैप होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू डाल दो बीटा कैप की, x डैश x इनवर्स x डैश y। तो अब वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस ऑफ y कैप विल बी ये वैल्यू x डैश x का होल इनवर्स x डैश वेरिएंस ऑफ y। सिग्मा स्क्वायर एच हो जाएगा। वैसे अब इसमें कुछ दिया था ही नहीं, सैंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ठीक है भाई, कह रहा हूँ कि वो मान के चलो, वरट्टा मार के चलो कि आपका नॉर्मल जीरो गामा फॉर सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा होगा। तो फिर उससे आपसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये सिग्मा स्क्वायर इधर आएगा, और जो आप बोल रहे थे फिर हम टेस्ट लगाते हैं इस पे, एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स और एक्स डैश, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिग्मा स्क्वायर एच आ गया। तो पूछा क्या है इसने, तो इसका मतलब ये है एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश एक्स, यहाँ पे एक्स डैश ये रहा आपका। तो स्टैंडर्ड एरर पूछिए, तो वेरिएंस टर्म्स क्या होंगी, तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आएगी ना। तो वेरिएंस टर्म्स की क्या होगी, जो मेन डायगोनल वाले एलिमेंट को ऐड कर दो। पहली बार उसने बोला कि डिक्रीजेस एट एक्स नॉट मूव्स क्लोजर टू जीरो। ठीक है, वाई नॉट कैप क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एक्स नॉट और डैश एक्स नॉट इनवर्स एक्स नॉट। तो वेरिएंस, अगर मैं केवल वेरिएंस की बात ये है, तो वेरिएंस को दो मैट्रिक्स आएंगी, तो आप ऑपरेट करा दीजिए वन वन दोनों साइड में। तो केवल ये आप ऐसे लिखो कोवेरिएंस मैट्रिक्स ऑफ वाई नॉट। तो वेरिएंस ऑफ वाई नॉट कैप विल बी सिग्मा स्क्वायर वन डैश एक्स नॉट डैश एक्स नॉट इनवर्स एक्स नॉट वन। तो नहीं 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 यार, अगर वन डैश थोड़ी अप्लाई करा सकता हूँ इस पे, वन डैश अप्लाई करा दूंगा तो सारे एलिमेंट्स का सम हो जाएगा इसमें। हाँ केवल इतना ही रहेगा,
मतलब आपको क्या करना है, इसके डायगोनल जो मैट्रिक्स बनेगी इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है केवल, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स का सम करोगे तो वो एक्स नॉट के टर्म में आएंगे ये आंसर। ठीक है, तो एक्स नॉट में आएंगे, और ये आपको क्या कह रहा है कि जैसे मूव्स क्लोजर टू जीरो, तो इसकी वैल्यू कैसे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा ये, जैसे एक्स नॉट जीरो की तरफ जाएगा और जीरो से नीचे जा नहीं सकता ये वैल्यू, या नहीं जीरो की जा सकती है, उससे कोई हमें लेना देना नहीं, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैन गो, बट ये टोटल नहीं जाएगा, वेरिएंस है इसीलिए ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तो डिक्रीज ही करेगा, जैसे एक्स नॉट मूव्स टू जीरो जाएगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा अपना। इसको 2x2 की मैट्रिक्स लेके भी सेटिस्फाई करा सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, बताओ इसमें डाउट है? डिक्रीज कैसे कर रहा है? हैं? पिछले क्वेश्चन में डिक्रीज कैसे कर रहा है एज एक्स? ये वैल्यू कम होगी ना इसकी इस पॉइंट पे, सर ऑप्शन समझ नहीं आया। ऑप्शन ये कह रहा है कि इसने बोला है पहला ऑप्शन क्या है, डिक्रीज एज एक्स नॉट मूव्स अवे एक्स बार से दूर जाएगा, तो ये क्वांटिटी एक्चुअली डिक्रीज करेगी, ये वाली क्वांटिटी इसको ठीक है। दूसरा कह रहा है कि ये मूव्स अवे फ्रॉम एक्स बार, तो ये इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज एज एक्स नॉट, मुझे से ये ना एक्स नॉट की वैल्यू आपने एक्स बार से मतलब काफी दूर ले ली, तो वही है कि तो ये डिक्रीज कर जाएगा, और अगर पास में ले लोगे तो इंक्रीज, मतलब मूव्स अवे इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा इंक्रीज। ये एक्स नॉट आप खुद देखो ना, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होती है ना ये वाली, मतलब पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होती है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है, पहली बात। जैसे सपोज करो मैं ऐसे भी लिख दूं, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, अब एक बताओ ये वैल्यूज कब डिक्रीज करेंगी, जब ये वैल्यूज दोनों की दोनों जीरो के पास जाएंगी तभी डिक्रीज करेंगी। समझ रहे हो कि मतलब कहने के बाद इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और जीरो कब होगी, जब दोनों वैल्यू जीरो होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, जीरो कब होगी, जब हमारे पास एक्स नॉट जीरो होगा, इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं कि जीरो हो जाएगी वैल्यू। ओके सर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट बताओ। ये पता नहीं क्वेश्चन इन्होंने क्यों डाला था, मेरे ये समझ नहीं आया दिसंबर में 2012 में, क्योंकि आप मैट्रिक्स बना ही नहीं सकते 20x20 के एग्जाम में, तो इसीलिए थ्री आंसर उन्होंने सोचा होगा, थ्री पे कर लेगा बच्चा, आगे उड़ जाएगा। इसको सर वैल्यू रख रख के बनाना होगा क्या ना? हाँ वैसे बनाना होगा, और कोई तरीका ही नहीं है। देखो ना कौन सा मॉडल है ये, एक्स बीटा दे रखा है, वही गॉस मॉर्को मॉडल है ये, और जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये 3x3 की बनाओगे, पहले तो 3x3 की चेक करोगे, तो आपने यहाँ पे क्या बनेगी, वन 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 थ्री। ठीक है, और जब वन टू रखोगे तब कुछ वैल्यू आएगी, वन थ्री रखोगे तब कुछ वैल्यू जब ये आएगी। तो उसने बोला है कि बीटा इज एस्टिमेबल फॉर, देखो y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन दे रखा है, तो बीटा एस्टिमेबल कब होगा, तो इस वाले मॉडल में वो लिखेंगे बीटा इज एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज फुल कॉलम रैंक। ये सारा रिजल्ट दिखाया था नहीं दिखाया था, कॉलम रैंक। देखो इसको अगर एक्स हमारा फुल कॉलम रैंक हो गया पहली बार, तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, क्योंकि बीटा कैप क्या होता है, एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, तो ये वैसा भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बाइस के में लिख सकता हूँ ना मैं इसे, तो ये तो कुछ वेक्टर ही आएगा ना, ये देखो एक्चुअली दिस इज अ वेक्टर, ऑर्डर ऑफ दिस वन इज, सॉरी फास्ट हो रहा है तो क्या है, देखो बीटा कैप इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई होता है। तो ये बंदा वेक्टर है इस हिसाब से, देखो कैसे ऑर्डर, देखो इसका क्या होगा, या इसका ऑर्डर के क्रॉस के होता है, और इसका क्या है
K क्रॉस N होता है, और इसका क्या आएगा? नहीं वेक्टर नहीं होगा, ये n क्रॉस 1 आ गया, तो ये टोटल पूरा वेक्टर आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, x इज फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स, x डैश x का होल इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो कहने का मतलब ये इनकी सबकी ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ये पूरा वेक्टर देगा, वैल्यू देगा हमें, पेयर 100% से की वैल्यू देगा। तो जब कोई वैल्यू देगा इसका मतलब इसे सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल रही है आपको बीटा के, बीटा नॉट बीटा कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 अप टू बीटा p, और इसकी वैल्यू मिल रही है आपको, इसकी भी वैल्यू मिल रही है, इसकी भी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब यू कैन एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट इन रफ लैंग्वेज। तो आपके पास मतलब सर ये है कि जो एस्टिमेबल है, तो मतलब कि जो डेटा मैट्रिक्स का रैंक जो है कॉलम के बराबर आना चाहिए। बस इन शॉर्ट यही है, ठीक और है। कुछ नहीं। मैं बता रहा क्यों, क्यों का रीजन ये है कि अगर एक्स फुल कॉलम रैंक है, यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, आराम से निकाल सकते हो यूनिकली, ठीक है भाई। एक्स फुल कॉलम रैंक है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर ये कैलकुलेशन करोगे आप तो बीटा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा नॉट की मिल जाएगी, बीटा 2 की मिल जाएगी। एस्टिमेबल का मतलब क्या होता है? फाइनली जो बेसिक आइडिया एस्टिमेट का मतलब क्या है कि उन बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज निकालना। आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पढ़ते हैं कि बीटा नॉट बीटा 1 एक्स प्लस एप्सिलॉन था। आप क्या करते हो? वो लगाते हो, कौन सा मेथड? ओएलसी लगाते हो, फिर आपको बीटा नॉट बीटा 1 की वैल्यू मिलती है, तो आपने क्या किया? बीटा नॉट बीटा 1 को एस्टिमेट किया। तो यहाँ पर भी आपको जब ये वैल्यू निकाल लोगे, आप इसमें रखोगे, आंसर मिलेंगे सबके, तो आपके पास सिंपली सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी बीटा के, तो आप क्या कह सकते हो कि ये एस्टिमेबल थे, क्योंकि आपने निकाल लिया, इनको एस्टिमेट कर लिया, इसीलिए एस्टिमेबल थे। तो कॉची डिवाइडेड मैट्रिक्स केवल इसी पे बनेगी, बाकी का भाई साहब चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है सर, आगे। इसमें है किसी को कुछ? ये डी वाला पार्ट क्या है? वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट, वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोफिशिएंट कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं। variance of estimated regression coefficient x computed from the regression y on x। अच्छा, y हमारा सपोज करो यहाँ बीटा नॉट है, यहाँ पे क्या बीटा 1 एक्स है, यहाँ पे बीटा 2 एक्स स्क्वायर है, और y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स। बताओ वेरिएंस किसमें ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले में वेरिएबिलिटी कम होनी चाहिए ना। देखो ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, आपके पास हाइट पहले ही टर्म था, हाइट का था आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया? दोबारा वेरिएबल ला रहे हो, हाइट स्क्वायर कर रहे हो, तो इररिलेवेंट वेरिएबल डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उसमें? ये कोई नया वेरिएबल थोड़ी है जो आपका मॉडल एस्टिमेट अच्छा देगा। आप ये भी कर सकते हो कि देखो ये एक हिसाब से डिपेंड ही कर रहा है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का टर्म है ये। अच्छा, ये मल्टीकोलिनिटी हो गया तो इसका वेरिएंस तो हाँ। ज्यादा ही होगा ना, इन्फ्लेट कर हम्म, जाएगा। हम्म। ठीक ठीक। सर एक्स स्क्वायर के जगह पे x1 x2 होता, दूसरा कोई वेरिएबल होता। हाँ हाँ हाँ, फिर ठीक है। फिर क्या होता? फिर इसका वेरिएंस कम होता इस वाले का इसमें। क्यों? क्योंकि देखो जैसे वही है ना कि जैसे कोई बंदा है, इसके बारे में दो बातें मैंने बता दी, एक बात बता दी, दो बातें बता दी, ठीक है, और तीसरी बात नहीं बता रहा हूँ,
तो ज्यादा आप एस्टिमेट कर पाओगे ना इसके बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पे बताई वही बात को, एक बार बढ़ा के और कर दी, एक बार बढ़ा के और कर दी, तो कोई मतलब थोड़ी है उसका। भाई ने बोला था कि अगर हाइट में यहाँ पे हाइट डाल रहा हूँ वेरिएबल, फिर हाइट का स्क्वायर कर देता हूँ, फिर हाइट का क्यूब कर देता हूँ, तो एक हिसाब से ये सारे वेरिएबल डिपेंडेंट आ जाएंगे। डिपेंडेंट आ जाएंगे, फुल कॉलम रैंक मैट्रिक्स नहीं बचेगी, तो वेरिएबिलिटी सो होगी होगी, मतलब बेकार मॉडल फिट होगा कहने के लिए, वेरिएबल राइट आप डालते जा रहे हैं। राइट अच्छा, सर, ओके सर। सर इसका यहाँ पे मैथमेटिकल मल्टीकुलिनिटी का प्रॉपर्टी वो लग जाएगा, हाँ, मल्टीकुलिनियर हो जाएगा। क्या कह रहा था ये त्रिवेणी, क्या बोल रही थी? सर इसका मैथमेटिकली कोई फॉर्मूला होगा क्या? कैसा? मतलब मैथमेटिकल वेरिफिकेशन होगा क्या इसका कुछ? मैथमेटिकल वेरिफिकेशन क्या मतलब है? ये जैसे ना आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू, आप क्या कह रहे हो कि वेरिएबिलिटी कब कब होगी आपके पास, y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस सर वन। उससे हो जाए ना, VIF से वेरिएंस इंसुलेटेड फैक्टर, आप जब क्योंकि कई सारे तरीके हैं, मल्टीपलिटी चेक करने के कई सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी एक हम्म, लगा सकते हो। ये तो डायरेक्टली तो, कोरिलेटेड है ना, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड एक्स और स्क्वायर, बीआईएफ का फार्मूला क्या होता है? 1 वन डिवाइड बाई अपॉन 1 रूट, माइनस आर स्क्वायर। वन माइनस आर स्क्वायर। अब देखो वहां से देखो रूट वेरीफाई नहीं, करके, रूट में नहीं होता है। रूट नहीं होता है, नहीं, देखना पड़ेगा। इंटू गूगल, CJJ CIG। सी आई जी, सी आई जी सी जे जी होगा। हाँ ये जेएफ, CJJ होगा। ये क्या होता है, हाँ ये आप CJ। ये होता है कि डिग्री सीओडी ऑफ दैट वेरिएबल, उसके बाद में बिटवीन द रिमेनिंग वेरिएबल्स। हाँ सी जी जे। तो यहाँ से देखो ना, आर जे, यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल का स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, इररिलेवेंट वेरिएबल को डाल रहा हूँ उसमें, तो आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, ये आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, तो आर स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ, तो वन माइनस आर स्क्वायर क्या वैल्यू जाएगी, आर स्क्वायर इंक्रीज होने का मतलब अगर मैं वन डाल दूँ, सीधे वन डाल दूँ तो इन्फिनिटी चला जाएगा। ये बहुत गंदा मॉडल फिट हो रहा है। मैक्सिमम वैल्यू आर की जा वन तक जा सकती है ना, आर स्क्वायर की, सॉरी। अगर मैं 0.9 भी डालता हूँ, चलो आपको असर नहीं है, ऐसा नहीं है, 0.9 डाल दोगे, 1.1 है, ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा जाके ये 10। तो बी आई एफ और क्या बोलते हैं, 5 या 10 से बड़ा होता तो बहुत बड़ा खराब मॉडल बनता है हमारे पास। अब मतलब वेरिएबिलिटी ज्यादा आएगी कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स कंप्यूटेड ऑन दिस वैल्यू लार्जर देन दिस अलोन। अब भाई यहाँ पे एक्स क्यूब भी डाल दो आप, तब भी खराब हो जाएगा। भाई आपको डिफरेंट वेरिएबल लेना है, अगर डिफरेंट वेरिएबल आ गया तब आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे 100% श्योर हो, क्योंकि एक्स स्क्वायर कर रहे हो आप, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को घुसेड़ रहे हो उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, डेटा मैट्रिक्स के अंदर। ठीक सर है, इस क्वेश्चन में ए वाला करेक्ट नहीं होगा? Residuals have the same variance. रेसिडुअल्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स हैव सेम वेरिएंस। अच्छा, क्यों नहीं सही होगा ये चीज? होमोस्केडास्टिसिटी की कंडीशन होती है ना हमारी, सेम वेरिएंस होना चाहिए रेजिडुअल्स का। पहले क्वेश्चन पढ़ना तो अच्छा, क्या कह रहा है, इन लीनियर फिटिंग ऑफ मॉडल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी पेयर ऑफ इंडिकेट विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेसेसिटी करेक्ट। देखो, रेसिडुअल ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x have same variance, residuals of y on x। अच्छा, पहली बात तो रेसिडुअल y on x होगा क्या? सर रेजिड्यूअल ऑफ द रिग्रेशन ऑफ y on x, तो मतलब वो रेजिड्यूअल एज इन हम यहाँ पे वो कंसिडर करें ना, yi माइनस yi हैट, वो वाला रेजिड्यूअल ना, उसी को मतलब उन्होंने रेजिड्यूअल कंसिडर किया होगा, राइट? तो वो जो स्मॉल ई हम लिखते हैं उसको हम कहते ही है ना कि इट शुड बी हैविंग द सेम वेरिएंस। residuals of residuals
रेजिडुअल्स यही ऑफ तो नहीं कह रहा है कि वेरिएंस ऑफ इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ वाई। नहीं ये तो मेरे को ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा अभी तक। द रेजिडुअल्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। मतलब वाई का वेरिएंस मान लीजिए कि सिग्मा स्क्वायर है, तो वेरिएंस ऑफ वाई कैप वाई माइनस वाई कैप क्या होगा? अगर सिग्मा स्क्वायर होगा तो सेम है, अदरवाइज नहीं। आई डोंट थिंक ये सेम आएगा। कैसे किया जाता है रेजिडुअल्स ऑफ नहीं दो कंपेरिजन करने में दो लोग होने चाहिए ना, दो लोग कहाँ बन रहे हैं हाँ तो वो हमको लग रहा है वाई के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। सपोज वाई का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, सपोज y का वेरिएंस, क्योंकि मॉडल में तो पता ही रहता है ना। अब साइलेंट मान लो सपोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो वाई का भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। अच्छा ये है यार, देखो y ऑन आई x है थिंक ना, ये तो वाई एन ये एक्स है, मतलब तो ये मॉडल कुछ वाई इक्वल्स टू बीटा नॉट बीटा ये बीटा इंटू डिजाइन एक्स। मैट्रिक्स में बनेगी 1x1 1x2 इस तरीके की 1xn बनेगी ना। क्या होती है ऑर्डर इसका, y इज इक्वल टू ax, क्या होता है y इज इक्वल टू x बीटा प्लस एप्सिलॉन होता है। तो अगर इसको n क्रॉस 1 लेते हैं हम, तो ये बनती है n क्रॉस 2। सो क्योंकि y ऑन x कर रहे हैं, केवल एक वेरिएबल सिंपल लीनियर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये n क्रॉस 2 हो सकती है। दिस इज योर बीटा 1 बीटा 2 प्लस एप्सिलॉन। अब रेजिडुअल्स ऑफ y ऑन x, तो रेजिडुअल्स क्या होते हैं इस पे, वाई आई माइनस वाई कैप, जो कि आपका ई है। तो ई है, अब वेरिएंस ऑफ ई क्या होता है, बट विद वेरिएंस ऑफ ई, वेरिएंस ऑफ वाई माइनस वाई कैप। सो वाई आई माइनस वाई कैप सिग्मा क्या स्क्वायर होता है, एच आ जाएगा क्या? हाँ वही 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 होगा जो तुम रटे बैठे हो, वाई क्या एच बीटा, ये तो होता है ना, वाई कैप क्या होता है एक्स बीटा, तो यहाँ पे आएगा एक्स बीटा कैप, एक्स बीटा कैप और वाई माइनस एक्स बीटा कैप की यहाँ पे वैल्यू डालो, वैल्यू तो ये पुट कर कितना दे। हो जाएगा, हाँ तो ये आएगा वेरिएंस ऑफ आई माइनस एच और बार सिग्मा स्क्वायर ये एच बार आएगा। सिग्मा स्क्वायर एच बार आएगा। तो इनके जो मतलब अब इसके वेरिएंस की बात करें, रेजिडुअल्स ऑफ हैव सेम वेरिएंस, तो भाई साहब ये थोड़ी बोला था कि जो एच आपकी सॉरी एच बार होती है यहाँ पे इनके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, अनइक्वल भी हो सकते हैं ना, वो चीज है 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन ये है कि अनइक्वल भी हो सकते हैं, ये बोल रहा है सेम वेरिएंस। अच्छा ओके सर। रेजिडुअल्स, ओके इट हैज मतलब E1 E2 और En रेजिडुअल्स है, तो वेरिएंस ऑफ E1 इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ E2। इसने कहा कि वेरिएंस ऑफ E1 विल बी वेरिएंस ऑफ E2 विल बी वेरिएंस ऑफ E, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ये वाला ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था ये। कैसे अप्रोच करना है सर, ये समझ में नहीं आया। हैं तुम ये डाउट पूछ रहे ये फिलहाल दिमाग में तो नहीं आ रहा है। हो ये सिंपल है अवनीश। ये तो यार एक बार से अवनीश अविनाश, तुम जैम क्वालिफाइड हो ना? जैम क्वालिफाइड? हाँ कहाँ कैसे से पता शुरू, सर आपको? मैं जस्ट अजम्पशन कर रहा हूँ। हाँ जैम तो दिया हूँ। अच्छा तो एमएससी कहाँ चल रही तुम्हारी? एमएससी हो चुकी है सर। अच्छा हो चुकी है, कहाँ से? बीएचयू। अच्छा कौन सा ईयर? 2022। की चलो बता देते हैं, देखो अप्रोच कैसे करेंगे इसे, कहाँ गया, Q1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x3 होल स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकता हूँ। अरे भाई इतना तो ये तो अलजेब्रा है, 10th क्लास 10th भी तो पास कर चुके हो ना। यस सर ये म्यूट है। हाँ बोल रहे हैं लेकिन सुनाई।
प्लस x3 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज लिख ली। अब बस उसमें क्या है, देखो x1 फॉलो नॉर्मल, x2 फॉलो नॉर्मल, इंडिपेंडेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल फॉलो कर जाएगा। निकालो बैठ के इसको, x1 x2 विल फॉलो नॉर्मल, मीन जीरो, वेरिएंस वेरिएंस, फिर कोवेरिएंस खत्म, 2 हो हाँ गया, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब बस ये कर लेना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अब बाय 2। बताओ यार क्वेश्चन, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का क्वेश्चन था, ये इंटीग्रेशन का कमेंट डाला है इसमें। हाँ, स्टेबिलिटी तो भाई सब काफी क्लियर, मतलब हम लोगों ने डिस्कस की थी। देखो ये कौन सा मॉडल है, y इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा आई जे, और यह रहा आपका आई जे के, जो भी है यहाँ पे एप्सिलॉन आई जे के। स्टेबिलिटी की बात करिए मैंने, म्यू एस्टिमेबल होगा। अब देखो पहली बार स्टेबिलिटी क्या कि म्यू का कॉफिशिएंट देखो आप, जो म्यू का कॉफिशिएंट होगा, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे देखो क्या क्या आएंगे, म्यू अल्फा 1 अल्फा 2 और फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा जे, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो इंटरसेप्टर में उसका कॉफिशिएंट देखना है, और इसके सबके कॉफिशिएंट जो सम होंगे उनके बराबर होना चाहिए। तो म्यू एस्टिमेबल है, तो 1, अगर म्यू की बात करें तो म्यू को मैं ले सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 1 टाइम्स म्यू प्लस 0 टाइम्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, और प्लस 0 टाइम्स बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। मैंने कल बताया, कल थ्योरम लिखाई थी ये, तो 1 इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा, तो ये तो भाई साहब एस्टिमेबल नहीं होंगे, ठीक है। ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ अल्फा आई आर एस्टिमेबल, लीनियर फंक्शन, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या एस्टिमेबल होगा, है राजंस? कल ही थ्योरम लिखाई थी एस्टिमेबिलिटी वाली की, मैंने इफ एंड ओनली कंडीशन बताई थी आपको। सी डी ऑप्शन सही है। अरे वो तो पता है, वो तो दिख रहा है यहाँ से, एक्सप्लेन वर्ब सही है, मतलब ये वाला बी वाला गलत है कि नहीं, ये बताओ। आर लीनियर फंक्शन ऑफ अल्फा आई आर एस्टिमेबल, नो हाँ तो सर। मैंने एक, हाँ मैंने एक फंक्शन बनाया अल्फा 2 अल्फा 3, तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अल्फा म्यू के जो इंटरसेप्टर में उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया, और इनका सबका सम कितना आएगा 3, कभी नहीं होगा एस्टिमेबल। और यहाँ पे देखो म्यू का कोएफिशिएंट 1 होता है और अल्फा का कोएफिशिएंट 1 इक्वल है, फिर 1 म्यू का कोएफिशिएंट फिर बीटास के कोएफिशिएंट देख लो, ठीक है, मतलब इसका कोएफिशिएंट आपका ओके ओके। म्यू का और बाकी जो अदर बचे हुए हैं अल्फा आइज के सम बराबर होने चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये भी है, एंड दिस वन का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स। और यहाँ पे एस्टिमेबल क्यों है, ये बताओ क्यों एस्टिमेबल है, बीटा 2 1 कौन सा सर? माइनस बीटा, डी ऑप्शन। बीटा 2 1 माइनस बीटा 2 2 हो जाएगा ना? हाँ नहीं, यहाँ पे एस्टिमेबिलिटी कैसे दिखाओ, कैसे ये क्यों एस्टिमेबल है ये, सर मैं एक्सपेक्टेशन लेके करता हूँ। अरे यार वैसे मत करो भाई, मैं कहता हूँ देखो यार, 4.7 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 75 सेकंड से भी कम, 7 सेकंड में आंसर दे रहा हूँ इसका, हाँ सर, समझ रहे हो वैसे भी आप? हो जाएगा, हमारे अप्रोच से भी यार हो जाएगा तुरंत। कैसे हो जाएगा फिर, अगर अच्छा एक्सपेक्टेशन क्योंकि लोगे इसकी। हाँ देखिए सर, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे म्यू म्यू गायब हो जाएगा, और बीटा टू दोनों में है, तो अल्फा टू हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा, तो सिंपली बीटा 2 1 माइनस बीटा 2 1 आएगा, जो कि एस्टिमेटेड है बाई y21 माइनस y22 होगा। चलो हमको ठीक है, ये फंक्शन मिलेगा। ओके, अच्छा ऐसे ही मैं करता हूँ, तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा, हाँ इंडिपेंडेंट। सर ये पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, मतलब कल वो थ्योरम छूट गया था मेरे से। अच्छा देखो मैं थ्योरम ही दोबारा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए मैंने कल बताया था कि अगर आपके पास मॉडल ये है, ज्यादा मोटी होगी, मॉडल ये है y i j k इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई
प्लस बीटा आई जे प्लस एप्सिलॉन आई जे के। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये इनका जो, जैसे अगर मैं कोफिशिएंट लेता हूँ म्यू का कुछ भी एल नॉट टाइम्स म्यू प्लस L1 टाइम्स अल्फा 1 प्लस L2 टाइम्स अल्फा 2, और मान लो सपोज करो आपको अल्फा एन अल्फा दे रखे हैं, तो Ln प्लस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, अल्फा एन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बीटा आई जी एन, इसको आई कितने एन है, और कुछ भी मान लो नया कॉफिशिएंट अगर हम इंट्रोड्यूस करा दें, सपोज आप लैम्डा वन हाँ लैम्डा वन बीटा वन वन प्लस लैम्डा टू बीटा वन टू, ऐसे चलते चले जाएंगे ये, मतलब बीटा के सारे कॉफिशिएंट्स हैं। और यहाँ पे लैम्डा थ्री भी ले लो, बीटा वन टू वन टू वन टू आएगा, वन थ्री आएगा, वन फोर वन फाइव, उसके बाद में टू वन टू 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 थ्री टू फोर, ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे, जहाँ तक हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे जे की वैल्यू कहाँ तक होगी, जे की वैल्यू अगर 5 है और आई की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 5 20, 20 लोग होंगे यहाँ पे, 20 बीटा होंगे। भाई मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब ये जो है ना, ये वाली वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है इज एस्टिमेबल, एस्टिमेबल इफ एंड ओनली कब, आपका पास जो म्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसका कोफिशिएंट लीजिए आप L1, फिर अल्फा आइस के कोफिशिएंट क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड एल, फिर दोबारा लो, L नॉट विल बी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, और ये लैम्डा जहां तक भी जितने भी आपके पास लैम्डा है, ये सब सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, फिर इतना समझ में आया? चलो सर मतलब सी ऑप्शन में म्यू का कोएफिशिएंट 1 है, सो इट इज गुड, इक्वल टू कोएफिशिएंट हाँ ऑफ अल्फा 1, सो इट इज गुड, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा बीटा 1 2। हाँ, मतलब यहाँ पे म्यू का कोफिशिएंट 1 है और अल्फा 1 का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद में फिर उसके बाद में अगेन आपको क्या मिलेगा, म्यू का म्यू का कोफिशिएंट 1 है, 1 और फिर आपके पास जो दूसरा एस्टिमेट है कौन सा बीटा है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, यस सर। एस्टिमेबल है। अगर यहीं पे सर इसी वाले क्वेश्चन में मैं अगर ये डाल देता अल्फा 1 प्लस बीटा 1 2 प्लस बीटा 2 1, तो क्या एस्टिमेबल होता ये? नहीं होता। गुड, नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ओके सर। म्यू अगर ना हो तो? अगर म्यू म्यू कहाँ गया, हाँ म्यू अगर ना हो हाँ तो इसमें म्यू हाँ, नहीं है। समझ आया सर, अभी समझ आया। ठीक है, यहाँ म्यू नहीं, तो यहाँ म्यू का जी कोएफिशिएंट 0 हो 1 गया, माइनस 1 0 हो गया। 1 माइनस 1 0, ओके सेटिस्फाइड हो गया। यही चीज अगर मैं लिख देता केवल सपोज कुछ भी ले लूं, बीटा 1 2 ले लेता केवल, तो ये क्या एस्टिमेबल होता फंक्शन? नहीं, नहीं होता। म्यू 0 है। म्यू 0 है, मतलब म्यू का कोएफिशिएंट 0 है, और 0 इज हाँ नॉट इक्वल टू 1। बस ये आपको यही यूज करनी है। और यही बात है, दूसरी बात है कि अगर ये वाला गायब हो जाए टर्म, ये भी आपने देखा होगा मॉडल, ये वन वे मॉडल आ जाएगा, तो इसमें क्या है, केवल इसमें केवल यही वाली कंडीशन आपको यूज करनी है बस। इसमें फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी केवल, और ये मतलब ये भी ये चीज भी गायब हो जाएगी आपकी, ये भी गायब हो जाएगा। तब आप क्या लिखोगे, रिजल्ट बनाओगे कि दिस इज एस्टिमेबल इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, अच्छा सर, थैंक यू सर। सर हाँ आपने जो वो नेट वाला ग्रुप है ना, उसमें एक क्वेश्चन जस्ट मैंने डाला है, ये सिमिलर लाइंस पर का क्वेश्चन है। एक बार वो भी आप जरा एक बार बता सकते हो क्या, मतलब ये सेम वाला थियरम पे एप्लीकेबल है ना? एक बार आप बस वो देखोगे प्लीज। देखते हैं, अच्छा ट्राई करते हैं इसको। In a linear model with 6 observations, expectation of y1 is equal to q1 plus q2. Expectation of y2 is equal to expectation of y4 minus q1 plus q3. ठीक है, हम्म, क्वेश्चन सही है, कहाँ का क्वेश्चन है ये?
ये सेट के पेपर में आया था सर 2023। सेट बोले तो महाराष्ट्र अच्छा सेट। अच्छा महाराष्ट्र के हो आप? अच्छा वहाँ हाँ हाँ होता है हाँ। अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई 1 बाई 2 और कहाँ गया हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई 3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3 हो गया। उसके बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई 5 इज इक्वल टू expectation 2 times expectation of y1 and expectation of y6 is equal to 3 times expectation of y2 ये दे रखा है तो कैसे करेंगे सर? मॉडल बनाओ पहले इसका तो भाई गॉसमर को मॉडल में कन्वर्ट करो इसे। 5/2 भी आ जाएगा y4 एक्सपेक्टेशन ऑफ y4 कुछ लेनी पड़ेगी तो y1 इज इक्वल टू आपको ऐसे लिखना है इसको Q1 Q नहीं 1 यहाँ 1 आएगा यहाँ 1 आएगा और Q1 Q2 Q3 तो बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा ये थोड़ा सा बाद में लिखते हैं बाई 3 क्या आएगा आपका बाई 3 होगा -1 आएगा ना सर कहाँ पे y2 के लिए 0 1 सॉरी 0 नहीं 1 ये माइनस बाई 4 दे रखा है ना यहाँ पे इसमें नहीं y3 के लिए y3 हाँ बाई 3 के तो यहाँ पे 0 आएगा और 1 आ जाएगा -1 आ जाएगा ठीक है बाई 4 के सामने हम लिखेंगे मॉडल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बाई 4 अभी नहीं है और y5 के लिए दिया है 2 टाइम्स y1 नहीं अगर यही मेथड लगे या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कोई दूसरा तो नहीं लगेगा इससे जल्दी लग जाए क्लिक करने की बात है तो ये आ जाएगा 2 देखो इसको ऐसे अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें इसको हम और दूसरे अप्रोच से करते हैं देखो इन्होंने पहले ऑप्शन वाइज जाते हैं कि Q1 Q3 Q1 Q2 और Q3 आर एस्टिमेबल क्या इनकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो ये अगर निकल गई तो खैर आप बता दो कि हाँ एस्टिमेबल है इंडिविजुअली आपको निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यूज तो मतलब ये है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टिमेबल होना चाहिए क्या आप क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को Q3 के लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इसके एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 y3 के फॉर्म लिख के फॉर्म में अगर लिख पाए तो हो जाएगा आंसर क्या ये वाला एस्टिमेबल हो जाएगा फिर सोचे से सर और ये ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन है ना ये वो महाराष्ट्र सेट के पेपर्स में रिपीटेडली आया है मेरे पास पिछले 3-4 साल के पेपर्स है ना तो उनमें ये वाला क्वेश्चन देखो बात है ना कि ये हाँ हाँ ठीक है बोलो पहले आप इसमें इंटरसेप्ट टर्म पहले आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है और इंटरसेप्ट टर्म y3 एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इस वाले की जो मैंने बताया ना वो वहाँ पे इंटरसेप्ट टर्म यहाँ पे इस वाले मॉडल में 1 1 1 1 1 आना चाहिए तब तो मैं फटाफट आराम से कर दूंगा Q1 इज इक्वल टू फिर लगा सकते हो वो चीज तो पहले तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को या तो बेसिक वो है कि ये एस्टिमेबल है कि नहीं है ये जैसे अब ऑप्शन में अगर मैं डी ऑप्शन के थ्रू जाऊं
तो Q1 प्लस 2Q3 माइनस Q3, 2Q2 है, ठीक है। तो आपको कैसे पता है एस्टिमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, एस्टिमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास T डैश B इज एस्टिमेबल इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट कोई ये इंटू y इज इक्वल टू T डैश B, ठीक है। तो आपको फिर वही वही ऐसे करना पड़ेगा। देखते हैं अगर कुछ निकलता है नया। तो λ1 प्लस y1, λ2 प्लस y2 प्लस λ3 y3 प्लस λ4 y4 प्लस λ5 y5 प्लस λ6 y6 विच इज इक्वल टू कितना ये वाला डी ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। तो Q1 प्लस 2Q2 माइनस Q3, ठीक है। तो y1 की एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास? Q1 प्लस Q2, तो λ1 टाइम्स Q1 प्लस Q2 अब फिर λ2 टाइम्स y2 की एक्सपेक्टेशन कितनी है? एक्सपेक्टेशन है y4, देखो इसको हैंडल कर सकते हैं y6 को, लेकिन ये y4 की वैल्यू दी हुई चाहिए थी मैं। y2 का आपको पता है एक्सपेक्टेशन है y2 दोनों। तो फिर वही लेंदी से जाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 कितनी है यहाँ पे? एक्सपेक्टेशन ऑफ y4 माइनस Q1, -1 प्लस Q3। ओके। फिर उसके बाद में इसमें कुछ तो मतलब कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि ऐसे जाने में थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। वो तो जाएगा बट लेंदी बनेगा। मेरा मन भी नहीं कर रहा है इसको करने का, इस लेंदी प्रोसेस। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा इसमें। इतना सारा रेस्ट्रिक्शन दे रखा है। इसको क्या मैं ऐसे नहीं ले सकता? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 माइनस y4 इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस Q3। उसके बाद में एक्सपेक्टेशन y3 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3। फिर एक्सपेक्टेशन है y5 minus 2 times y1 is equal to 0 and expectation of y6 minus 3y2 is equal to 0. ठीक, देखिए ऐसे कर, ऐसे सेट कर दिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 आएगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ हाँ y1 माइनस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सब्सट्रैक्शन लोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हाँ, y2 आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हाँ, का सब्ट्रैक्शन लोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 आ जाएगा कैसे? यहाँ तो भाई 6 है ना, y6 है, बन्नी। नहीं सॉरी हाँ सर, मुझे लगा y1 हाँ, है। तो देखो देखो इसको अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे करना है कि Q1 लिखा है यहाँ पे 2Q2 माइनस Q3। इस इसको मैं ऐसे अब ये इनको इक्वेशन को ऐसे मैं सेट करना है कि अगर आप जोड़ दो ना इनको आपस में, अगर मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड वालों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? देखो ये खत्म और Q2 आ जाएगा, 2Q2 बचेगा। देखो तो Q1 प्लस ये Q1 खत्म हो जाएगा और ये भी चला जाएगा, ये वैनिश। तो 2Q2, तो इसका मतलब Q2 तो एस्टिमेबल है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि Q2 की वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेशन समथिंग समथिंग इज इक्वल टू Q2 और वही हमारी डेफिनेशन कहती है एस्टिमेबिलिटी के लिए। ये 2 यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसको, तो Q2 इंडिविजुअल तो एस्टिमेबल है। अब Q1 क्या हो सकता है देखते हैं। कैसे पुटअप करूँ? इसको ऐड किया
तो Q1 माइनस Q2 देखो, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, Q2 माइनस Q1, है ना। आप देखो, जब Q2 माइनस Q1 एक इक्वेशन है और Q1 प्लस Q2 एक इक्वेशन है, तो इसका मतलब Q1 Q2 इंडिविजुअली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द Q1 Q2, ठीक है। मतलब से ना a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर c दे रखा हो a माइनस बी इज इक्वल टू, सॉरी 2 दे रखा हो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 दे रखा हो, तो आप ये निकाल सकते हो ना a और b की वैल्यू इंडिविजुअली। तो हमारे पास Q1 Q2 एस्टिमेबल, Q2 एस्टिमेबल, Q3 भी एस्टिमेबल हो जाएगा, क्योंकि Q2 की वैल्यू है पता है, एस्टिमेबल है Q2। तो आप Q3 भी निकाल सकते हो इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 y2 y3। और नहीं भी करो तो यार कैसे करेंगे इसको, और कोई तरीका हो सकता है इसका, फिर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो मैंने क्या बताया आपको, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो। तो जब आप इनको ऐड करोगे, इनको और इनको, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y3 माइनस y चाहिए क्या मेरे को, अच्छा y3 प्लस y2 माइनस y4, देन यू विल गेट Q2 माइनस Q1, है ना। और यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से आपको इंडिविजुअल अगर एक बार ऐड कर दोगे तो Q1 Q2 माइनस हो जाएगा, सॉरी Q1 Q1 माइनस हो जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो आपको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी, Q2 भी मिल जाएगा, और जब Q2 मिल जाएगा तो Q3 भी मिल जाएगा आपको इन द लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में इसके, ठीक है। तो Q3 Q1 Q2 Q3 आर एस्टिमेबल। लेकिन क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि Q1 इनको तीनों को इनका लीनियर कॉम्बिनेशन एस्टिमेबल हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का। हाँ, अगर मैं उस मॉडल में बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता क्या इसको, देखो यहाँ 1 डाल दूं प्लस का, माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस आएगा, ये आ जाएगा माइनस का। नहीं, फिर ऐसे यही तरीका है ना, अगर कुछ और वो होगा तो मैं अपने अकेले बैठूंगा तो ज़्यादा दिमाग चलेगा, फिर बता दूंगा कुछ, अगर कोई और ट्रिक लगेगी इसमें, ठीक है। हाँ ठीक बाकी है। फिलहाल फिलहाल यही, मतलब अगर बनेगा तो यही बनेगा, और इससे भी कुछ अच्छा सोच सकता हूँ अगर मैं फिर अकेले बैठ कर सोचूंगा तो, ठीक है। ठीक है सर। ग्रुप में डाल दूंगा सोल्यूशन, आ गया तो। नेक्स्ट बताइए। इसमें हो गया। देखो भाई, ये ना कि इनको थोड़ा दिमाग शांत करके कोशिश सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी इस कॉन्सेप्ट लगभग हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सर ये थियरी ऑप्शन पढ़ के ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन सही है। हाँ तो वो तो खैर ना भाई, कि बार बार क्वेश्चन लगाने से आपको आइडिया लगेगा। ये 4.7 वाले थोड़ा बहुत ही रिस्की भी होते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गया सारी मेहनत बेकार कर देगा आपकी। ठीक है कि जब तक इसके ना अंदर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता हो तब तक मजा नहीं आता इन क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो बताओ नेक्स्ट। ये तो कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब आप लोग अगर ये ना रजाई में बैठ के मोबाइल को ऐसे लेट के देख रहे हो कि चलो मूवी चल रही है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। बताओ नया क्वेश्चन कुछ हो, मतलब इसी में। सर डिस्कस कर दीजिए सर एक तरफ से। हाँ सारे क्वेश्चन इजली। समझ आ गया मेरे को क्या कर, तुम लोग ट्राई नहीं की, ठीक है कोई बात नहीं। वहां तक चलो किए थे बस। ठीक है, अप्रोच पता चल जाएगी थोड़ी सी, कि वरना अपनी तरफ से हाथ पर मारते रहोगे गलत डायरेक्शन में। तो इसे डिस्कस करने थोड़ा अप्रोच पता चल जाएगी, बस आप ये कर सकते हो। देखो
क्या नाम वैशाली, ये ना ये सारा पेपर मेरे को सेंड करना है, ये वाला एसईटी वाले जितने भी पड़े होंगे आपके पास। हाँ सर, वो अभी एक्चुअली आज मुझे मुझे मिला ये पेपर, इसीलिए फिर मैं देख रही थी, तो आई विल शेयर सर। ये सारे जितने भी अभी तक हुए ना स्टार्ट, सारे पेपर मेरे को चाहिए। ठीक है सर। वो देखो आ गया, पीडीएफ बना के सेंड कर दो ग्रुप में, ठीक है। वेजिटेबल। कंसिडर द फॉलोइंग लीनियर मॉडल, दिस इज yi इज इक्वल टू a प्लस -1 की पावर i इंटू b प्लस ei। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल दे रखा है, आपको कोई क्वेश्चन देखना है क्या कह रहा है। उसके बाद में ei आर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, तो ei हमारे IID हो गए। उसके बाद में नॉर्मल, मीन जीरो, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, द MLE ऑफ A एंड बीटा ऑलवेज एग्जिस्ट। देखो इस क्वेश्चन में इस तरीके का फॉर्मेट है, yi इज इक्वल टू ए, जो मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशन बता दिया आपको, yi इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई, और यहाँ पे आपका एक्स आई क्या है, -1 की पावर आई। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हमारे पास एमएलए एग्जिस्ट करता है। अच्छा, एमएलए एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, एमएलए इज इक्वल टू ओएलएसी होता है, और हाँ या फिर नहीं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एक्स आई पे क्या आता है, वाई के आई की फॉर्म में आते हैं एमएलए। और नहीं तो फिर वही तरीका है कि आप इनको भाई क्या नाम एप्सिलॉन आई फॉलो कर रहा है। देखो अगर आप यूनिवर्सिटी में तो कैसे लगाओगे, ई आई इज फॉलोइंग नॉर्मल जीरो कमा सिग्मा स्क्वायर, तो फंक्शन बना लो इसका। तो ये बनेगा जाके आपका 1/2 सिग्मा, 1/2 सिग्मा ई की पावर -12 ई आई स्क्वायर अपान में सिग्मा स्क्वायर। फिर लाइक्लीहुड बनाओ इसका, तो लाइक्लीहुड में करके यहाँ पे n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ डालो, कहाँ गई ये वाली वैल्यू, तो ये बनेगा एफ ऑफ वाई, ले लो या ए बी कॉमा ले लो, तो ये बन गया अपना कांस्टेंट के। मुझे तो नहीं लगता ये काम कुछ प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, उसके बाद में ई की पावर -12 सिग्मा स्क्वायर समीशन, ये इसका आई का स्क्वायर वाई आई माइनस ए माइनस -1 की पावर आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ लॉग ले लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको मिलेगी ए और बी। देखो कैसे कर सकते हैं आप, देखो एक तरीका ये है, देखो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 दिया हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इनको 3 में ले लूँ मैं तो, और तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, या तो मतलब कि हेलो, हाँ सर, आवाज आई। हाँ आई, देखो n क्यूब 3 ले लोगे ना, तो ये वैल्यू ये बनेगी, देखो और अच्छा तरीका बताता हूँ, a प्लस एन की वैल्यू 1 डालोगे, एन की वैल्यू 1 डालोगे, देन ए प्लस कितना आएगा, माइनस का बी, प्लस एप्सिलॉन ई वन, बाई टू डालोगे तो आएगा ए प्लस बी ई वन टू, ई टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है, फिर 3 डालोगे, बाई थ्री इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ई थ्री। अब आपको पता है, ये मॉडल बनाओ लो इस तरीके से, y कर्ल इज इक्वल टू 1 -1 1 1 1 -1, और यह आएगा x प्लस ई। ठीक है, इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बीटा, अब मैंने ये बताया था कि इस मॉडल में y इज इक्वल टू एक्स बीटा कैप मॉडल सिग्मा में जो आपका OLAC और MLE दोनों बराबर होते हैं,
सेम होते हैं। तो एमएलए निकाल के ओएलसी निकाल लो, और ओएलसी क्या होता है, बीटा कैप क्या होता है, एक्स डैश एक्स का होल इनवर्स एक्स डैश वाई होता है। जरा एक बार इसकी शक्ल देखो क्या बना रही है, एक्स डैश एक्स क्या बनेगा देखो, 1 1 1, ठीक है, -1 1 -1, और दिस इज 1 1 1 -1 1 1 1 -1। इसका डिटरमिनेंट देखो कितना आएगा, 3, और ये आएगा -1 +1 0 -1 -1, सेम तो है, और ये आएगा 3। हाँ, डिटरमिनेंट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो β1 और β2 आपके मिल जाएंगे। β1 बीटा कैप में क्या कौन कौन है, ए और बी है, दोनों की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ए और बी का एमएलई एग्जिस्ट कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर दो। और फिर के बाद में क्या है, maximum likelihood estimate of A, maximum likelihood estimate of A and B always, but they may not be unique. Yes, यूनिक होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये मैट्रिक्स बन रही है हमारे पास, ये वाली, यहाँ से यूनिक आएगा। मे नॉट बी यूनिक का होता है, द एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम लाइक्लीहुड सिग्मा स्क्वायर, ये भी गलत है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ ए नॉट कंसिस्टेंट। अभी एक थ्योरम लगेगी इन्फ्रेंस वाली, एमएलईज आर कंसिस्टेंट ना, ये शायद थ्यू की थ्योरम, क्यों रंजन, याद है? एमएलई, थोड़ा मैं यस सर। ये कंसिस्टेंसी कैसे और नॉट कंसिस्टेंट, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट होते हैं ये। एमएलई आर कांस्टेंट, कंसिस्टेंट। भाई तो इन्होंने कहा नॉट कंसिस्टेंट, तो गलत होना चाहिए क्वेश्चन। अरे तुमने आंसर की भेजी थी, इसमें आंसर की कहाँ है, देखते हैं। ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन है, 2013 का, 2013, क्वेश्चन नंबर 37 का ए आंसर है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा इससे, ये तो इजी था। और उसके बाद में मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम में बैठे हुए तो आपका दिमाग, मैं सब बता रहा हूँ कि एग्जाम में दिमाग नहीं चलता उतना, तो आप ना कि एन की वैल्यू, ये आप देखो कि एन की छोटी वैल्यू क्या ले सकता हूँ, तो वो वैल्यू पकड़ो। अगर ये यहाँ पे मतलब गलत हो जाता ना मेरे, जो मैंने निकाले जंक्शन, सारे ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं, उस हिसाब से फिट करते चले जाओ। अगर इन्हें बोला कि एन क्यू ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए ट्रू है, तो भाई सारे ऑप्शन ट्रू होंगे, एन इक्वल टू ग्रेटर देन 3 के लिए, 3 के लिए भी ट्रू होगा, 4 के लिए भी ट्रू होगा, 5 के लिए ट्रू होगा। मेरे मेरे चालाकी क्या है कि मैंने इनको तीन लूं और सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, खत्म क्वेश्चन हमारा। तो मेरे को ये सब ना करके पहले ये सब इतना जो किया, मेरे को सीधे यही करना चाहिए था, और देखो कैलकुलेशन भी इजी हो रही है इसमें, इतना इसमें कुछ था भी नहीं। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, या फिर आप ये सोचना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है एग्जाम में। सर ये सेकंड ऑप्शन में एमएलईज आर यूनिक, है, सेकंड ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन का। हाँ, मे नॉट बी यूनिक, हाँ, मे भाई नॉट साहब बी, सॉरी, गॉट यूनिक इट। ही होंगे, यूनिक ही होंगे, यूनिक, क्यों यूनिक होंगे, क्योंकि हाँ एक्स डैश एक्स का कोई हम मैं जनरलाइज इन्वर्स थोड़ी ले रहा हूँ, यहाँ आपके आपका क्या है, बीटा कैप है, और एक्स डैश वाई आपको बताया था मैंने। अगर ये इसकी डिटरमिनेंट 0 हो गई, तो हम क्या जनरलाइज इन्वर्स करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। जनरलाइज इन्वर्स यूज करोगे तो जनरलाइज इन्वर्स एक नहीं आना, हजारों होते हैं। अगर हजारों होते हैं तो बीटा कैप भी हजारों ही आएंगे, एक्स डैश एक्स का जी इन्वर्स अगर लगाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसका डिटरमिनेंट मैंने चेक किया, ये 0 नहीं है। अब भाई साहब अगर 0 नहीं है तो इन्वर्स यूनिक होता है, तो भाई साहब ये भी यूनिक मिलेगा वैल्यू, क्योंकि इधर जाएगा माइनस आएगा, और ये कट के अलजेब्रा होगी, इधर इधर पूरा आपको यूनिक यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। भाई मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल के दिखाई दिया आपको, देखो ये डिटरमिनेंट, ये आ गई। अब आगे यस करने सर, की जरूरत नहीं है आपको, आगे यस करने सर, की जरूरत समझ। नहीं, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। तो ये वाला देखो, T1 इज बेस्ट लीनियर अनवाइज्ड ब्लू ऑफ थीटा 1 की ब्लू की बात कर रहा है, तो देखो वही चीज है इसमें भी। सर टाइम 11 बज गया। नींद आ रही है क्या, चलो फिर ठीक है, 11 बजे तक करते हैं।
यार ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, मैंने बात बोली थी तो कल से 16 हाँ 13 वाले खत्म कर फिर 16 से कल कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ ओके फटाफट डिस्कस हो जाए सारे सारे। ये वर्क ट्राई करना, ये तो सारे इजी लग रहा है मेरे को। सर देखो उल्टा इसमें क्या डिस्कशन में थ्योरी अच्छे से समझ आ रही है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा था आपको, मैं ऐसे थ्योरी पढ़ाऊंगा, एनपीटीईएल पे थ्योरी पढ़ लो बराबर है ही है। वो लोग क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा होता है, 40-40 लेक्चर बनाते हैं तो आराम से बैठ के आज पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते ना। अगर मैं भी लेक्चर सारे प्रूफ कराने लगा, आप भी सुनने लगोगे, मेरे को भी नींद आएगी। मैं सर इंटरेस्टेड भी नहीं रहता प्रूफ करने में। क्वेश्चंस लेना ही बेस्ट होगा। हाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इक्वल वाई थीटा है, तो इसका मतलब वाई आई इज इक्वल टू आई थीटा प्लस एफ, ये रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगे तो ये आ जाएगा, तो ये मॉडल आपको बनाना आना चाहिए। अब इन्होंने बोला है हमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह बनाना है इस मॉडल को। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और बी, ये जस्ट लाइक आई है, होगी आई क्या हो गया, ये एक्स आई का काम करेगा। क्या होता है हमारा मॉडल, ध्यान से पढ़ो कि बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई होता है। तो यहाँ पे एक्स आई को इन्होंने सीधे आई ले लिया, बीटा वन जीरो हो गया, नो इंटरसेप्टर में आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है, या फिर अगर मैं करूंगा ना तो इसको मैं फटाफट कर ऐसे करूंगा, इसको डिवाइड डिवाइड करके डट के यूज कर लूंगा। देखो इसको क्या करूंगा कि मॉडल हमारे पास है वाई थीटा आई प्लस एप्सिलॉन आई। ठीक है, तो आप क्या करो, वाई आई को थीटा आई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ थीटा प्लस, एक सेकेंड थोड़ा सा सोचना थीटा पड़ेगा प्लस इसमें। एप्सिलॉन। वेरिएंस किसका है ये, देखो वेरिएंस ऑफ वाई आई दे रखा है इन्होंने, वेरिएंस ऑफ वाई आई कितना दे रखा है, आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई का वेरिएंस दे रखा है इन्होंने, वेरिएंस ऑफ वाई आई अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई से डिवाइड कर दूंगा इसको, और एप्सिलॉन आई अपॉन में आई, ये मॉडल बन गया आपका। तो वही चीज है, वाई आई को आप कैपिटल वाई आई से डिनोट कर दो, और थीटा को थीटा ले लो, और ये इसको एप्सिलॉन आई को लैम्डा आई से डिनोट कर दो। पूछा क्या है, ब्लू पूछा है इसमें, ब्लू में क्या होता है, ओलिसीज आर ब्लू। अगर बेस्ट लीनियर एडवाइस में से बोला है, आप ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट निकाल दो। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी एरर के सम का स्क्वायर को हम मिनिमाइज करते हैं। तो मतलब लैम्डा आई का स्क्वायर मतलब वाई आई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, नाउ यू विल गेट 2 टाइम्स वाई आई माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स थीटा इज इक्वल समीशन ऑफ वाई आई। और भाई साहब वाई आई जो आपने माना क्या था, स्मॉल वाई आई अपन आई, तो वो भी रखो यहाँ पे। तो फाइनली यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समीशन स्मॉल वाई आई अपॉन में आई गोज जो भी 1 to n। तो ये वाला ब्लू हो गया। तो T1 इज बेस्ट लीनियर एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, T2 इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ थीटा। T2 ये है, तो अब इसको इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे बनाओगे, इसे सोचना, अगर मैं इसमें वाई आई से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर से, तो आई वाई आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू एप्सिलॉन आई। ठीक है, तो मॉडल सेटअप करना पड़ेगा भाई, इसको कैपिटल वाई आई ले लो, और फिर देखो सब कुछ ठीक ठाक बैठ रहा है। मतलब जैसे मैंने ये किया वैसे ये करना। अब तो डिस्कस हो गया ना, तो एक काम करो, इसको कल एचडब्ल्यू में डाल दो, कल देखते हैं इसको। और बाकी तो इससे पता चल जाएगा आपको कैसे अप्रोच करना है, वैसे बनाना है। वेरिएंस अब जब वो पता चल गया तो वेरिएंस भी निकाल लोगे, और ये भी निकालना। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी और कुछ हो तो बताओ। इसका क्वेश्चन ट्राई जरूर कर लेना, वैसे मजा नहीं आता है, जब ट्राई करोगे तभी मजा आएगा। सर वो ट्राई करते हैं बट वो सही से होता नहीं है, कंसेप्ट आधे अधूरी।
पता होता है ना इसलिए। हाँ तो वही है ना कि देखो ठीक है मतलब आप देखो जिंदगी में कभी भी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी और ना ही कभी क्वेश्चन पूरे बनेंगे। तो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, थ्योरी क्वेश्चन फिर करो, क्वेश्चन करो फिर थ्योरी पे जाओ, फिर थ्योरी करो फिर क्वेश्चन पे आओ। तो ऐसे करने से ना आपके कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे होते चले जाएंगे, धीरे 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 कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे और थ्योरी भी अच्छी होगी। ये होता है। आप सोचो केवल थ्योरी एक दिन ऐसा आए कि मैं थ्योरी पूरी परफेक्ट कर लूँ फिर बाद में क्वेश्चन करूँ, ऐसा कभी दिन नहीं आएगा। या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन सारे कर लूँ बाद में थ्योरी कर लूँ। आपस में इंटरलिंक्ड है, देखो ना थ्योरी सभी समझ में आ रही है जब क्वेश्चन अच्छे करते हो। अगर क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं इसका मतलब थ्योरी आपको अच्छी समझ में आई होगी। तो वो भी है भाई प्रैक्टिस। चलो ठीक है, गुड नाइट।